नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और उनके गैंग की कमर तोड़ने के लिए योगी सरकार लगातार एक्शन में है, या ये कह लीजिए कि भूमाफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई जिलों में जिला प्रशासन, पुलिस और तमाम विभाग मिलकर इन माफियाओं की अवैध संपत्ति पर अब बुलडोजर चला रहे हैं। और इसी कड़ी में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी पर गाजीपुर में बड़ा एक्शन हुआ है। मुख्तार के करीबी साजिद सिद्दीकी के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, रेस्टोरेंट, ट्रैक्टर शोरूम पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इतना ही नहीं, उनसे पूरे इलाके और कार्रवाई का वीडियो भी बनाया गया, यानी जो कार्रवाई की गई और इस पूरे इलाके पर नजर रखी गई। इस दौरान साजिद सिद्दीकी के ट्रैक्टर शोरूम, रेस्टोरेंट का भी ध्वस्तीकरण किया गया। इससे पहले प्रयागराज में भूमाफिया मोहम्मद जावेद उर्फ पप्पू गंजिया के भी अवैध फार्म हाउस और घर पर बुलडोजर चला। जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने उसके आलीशान घर और फार्म हाउस को गिरा दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रही और गिराई गई अवैध संपत्ति की कीमत करीब 5 करोड़ के करीब बताई जा रही है। यानी योगी सरकार भूमाफियाओं को जरा भी बख्शने के मूड में नहीं है और पिछले कई दिनों से कई दफा, चाहे वो माफिया हो, अपराधी हो या फिर इनके करीबी हो, लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का जो पंजा है वो चल रहा है, मुख्यमंत्री का जो हंटर है वो इन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आज सूबे से बाहर के जो राज्य हैं वहां की जेलों में बंद भी उत्तर प्रदेश में आने से कतरा रहे हैं और डर के मारे अपने स्वास्थ्य या दूसरे हवाले दिए जा रहे हैं। तो एक तरफ तो कई एनकाउंटर हुए, कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। दूसरी तरफ वो माफिया जिन्होंने कई दशकों तक लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों को हड़पा, उससे अवैध साम्राज्य खड़ा किया, अब उसे गिराया जा रहा है। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि गलत किया तो बख्शा नहीं जाएगा और जिन्होंने अब तक गलत किया है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी पर यह बड़ा एक्शन है। अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और रेस्टोरेंट पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। साजिद सिद्दीकी के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को ध्वस्त किया गया है और शम्मे हुसैनी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का ध्वस्तीकरण किया गया है। तो मिशन नेस्त नाबूद जो है वो जारी है और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार शासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है। एक संदेश देने की भी कोशिश है, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। 14 अक्टूबर तक ध्वस्त करने का जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था। जिला प्रशासन के नोटिस के खिलाफ संचालक गए थे कोर्ट में और हाईकोर्ट ने डीएम के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया था। प्रयागराज में भूमाफिया पर कार्रवाई जारी है और सिर्फ ये वहां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के हर हिस्से में हो रही है। जहां पे भी गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित किया गया या बिना नक्शे के बनाई गई इमारतें या फिर सरकारी जमीन पे कब्जा किया गया, उन सबको लगभग ध्वस्त किया जा रहा है, खाली कराया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है कानून के दायरे में रहकर। और ये एक साफ संदेश है उन लोगों के लिए जो अब तक गलत तरीकों से, जिन्होंने संपत्ति को अर्जित किया, जिन्होंने एक अपना साम्राज्य था जो वो खड़ा किया, उनको एक साफ संदेश है कि जो करने वाले हैं बख्शे नहीं जाएंगे। जिन्होंने किया है उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपराधी, माफिया भले ही जेल में हो, लेकिन जेल के बाहर जो उनके करीबी रहे हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा। उन्होंने किस किस तरीके से संपत्ति को खड़ा किया यह भी कार्रवाई के दायरे में है। तो 11 सितंबर को भांजे हमजा की संपत्ति पर चला था बुलडोजर। ये अब तक की कई कार्रवाई हैं। 12 सितंबर को 50 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई थी। 24 अप्रैल को अतीक अहमद पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने कमर कसी और 17 सितंबर को अतीक अहमद के एक और करीबी पर कार्रवाई की गई। तो 17 सितंबर को मोहम्मद अब्बास खान का मैक टावर सील किया गया। 20 सितंबर को अतीक अहमद की 3 बड़ी इमारतों को ढहा दिया गया। इसके अलावा 22 सितंबर को अतीक के चकिया स्थित आवास को पीडीए ने जमींदोज कर दिया। 26 सितंबर को अवैध संपत्ति गिराने का खर्च भी वसूलने का आदेश जारी किया गया। 27 सितंबर को अतीक के शूटर भुट्टो के लॉज पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये वो कार्रवाइयां हैं जो पिछले कई दिनों में कई दफा हुई हैं और इनके जरिए एक संदेश देने की कोशिश है कि अब किसी भी तरह की कोई मिलीभगत नहीं चलेगी, किसी तरह का कोई संरक्षण नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का कोई भी बचाव नहीं किया जाएगा। जो गलत है उसको इस साथ कानून के दायरे में रहकर इंसाफ किया जा रहा है, उनको बख्शा नहीं जा रहा। और एक संदेश भी साफ सुथरा देने की कोशिश है कि नीयत साफ है और इसीलिए
शायद मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। तो जाहिर सी बात है, अगर उत्तम प्रदेश बनाना है तो सबसे पहले सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा, अपराध पर लगाम लगानी होगी, शिक्षा को बेहतर करना होगा, स्वास्थ्य को अच्छा करना होगा। ये वो सपने हैं, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। जो साकार होंगे तभी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। तो उत्तम प्रदेश बनने की जो कगार है उस तरफ आगे बढ़ते हुए शासन प्रशासन दिखाई दे रहा है, और जरूरी है कि ऐसी कार्रवाइयां वक्त वक्त पे हों ताकि एक मैसेज, एक संदेश जाए कि अगर कोई भी हो, वो चाहे गलत किया तो बख्शा नहीं जाएगा। तो पिछले कई दिनों में कई माफियाओं के खिलाफ उनके करीबियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, और यह साफ संदेश कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहां तक कि किराया भी वसूला जाएगा उस दरमियान का, कब्जे तक का, ऐसा भी फरमान जारी किया गया है। तो कई इमारतें जिनकी करोड़ों में कीमत थी उनको जमींदोज कर दिया गया, गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया। एक संदेश देने की कोशिश कि चाहे कोई कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, जिसने भी गलत काम किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो इस पे चर्चा करेंगे, सवाल कई हैं, उन सवालों का भी जवाब लेंगे और विपक्ष की जो आपत्तियां हैं उनको भी दर्ज करेंगे, और वो कितने संतुष्ट हैं इस तरह की कार्रवाई से ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। संजीव मिश्रा है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कीर्ति निधि पांडे है हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और रविकांत राजनीतिक विश्लेषक है। इसके अलावा अंशु अवस्थी अब से कुछ देर में कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कीर्ति जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। चूंकि विपक्ष ने कई दफा सरकार को घेरा भी है और मुद्दे भी उठाए हैं कानून व्यवस्था का, माफियाओं के खिलाफ, आज मैं ये जानना चाहता हूं, जो कार्रवाई की जा रही है उसे विपक्ष, आप बतौर विपक्ष कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये एक बेहतर कदम है सरकार की तरफ से, एक अच्छा संदेश है? देखिए राजेश जी, कई बार आपके साथ डिबेट करने का अवसर मिला जी। आप वरिष्ठ एंकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कई बार मैंने इस बात को कहा है और आपके चैनल पर कहा है कि अपराधियों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो, समाज में लोगों के बीच में सुरक्षा महसूस करा, हर आदमी के को ये महसूस हो कि हम सुरक्षित हैं, हाँ। तो ये सरकार के लिए अच्छा है। और सरकार अगर इस दिशा में कदम उठा रही है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा कि उसने अच्छा काम किया जी। लेकिन जो सवाल सरकार पे उठते रहे हैं, उन सवालों का कभी जवाब दिया, न तो जो पार्टी के नेता आपके साथ डिबेट में बैठते हैं वो हमारे सवालों का कभी जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो हाथरस के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने खुलेआम आरोपियों के पक्ष में पंचायत किया था, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था, 144 तोड़ने का काम किया था, उस पूर्व विधायक के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार को कार्रवाई करना चाहिए था। बलिया के अंदर जिस तरीके से दुर्जनपुर की घटना हुई, जयप्रकाश पाल की हत्या कर दी गई और आरोपियों के साथ बैरिया के विधायक जिस तरीके से खुलेआम खड़ा होकर के उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती दे रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे थे, थाने घेरने की बात कर रहे थे कि आरोपियों के भी मुकदमे लिखे जाएं, तो इस तरीके से बैरिया के विधायक के खिलाफ भी अपराधियों को संकट देने के मामले में मुकदमा दर्ज होना ये था। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो रोमियो स्क्वाड बनाया गया था बेटियों के, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हाँ। लेकिन आपके चैनल पे भी कई बार डिबेट हुए, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार और न्याय बढ़ा है, बेटियों का कितना उत्पीड़न हुआ, कितनी रेप की घटनाएं बढ़ी उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने लूट की घटनाएं बढ़ी है। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में अपराध में घटता हो, तो सरकार को एक बात की समीक्षा करनी चाहिए कि अगर अपराधियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, हाँ। तो फिर भी अपराध बढ़ क्यों रहे हैं, हाँ। दूसरा एक सवाल मैं कई बार आपके चैनल पर रखा हूँ, आज फिर उस बात को कह रहा हूँ और उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस सवाल का जवाब देंगे। सुल्तानपुर से लंबुआ के विधायक है देवमणि उपाध्याय जी, उन्होंने एक जाति विशेष के अपराधियों की एक सूची जारी किया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल किया था कि इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश की सरकार
कि मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दबाने का काम किया। तो पत्र वायरल हुआ है। आखिर जाति विशेष के अपराधों पर कार्रवाई करोगे? ठीक है। एक सवाल और है हाँ। कि आखिर अपराधियों की अवतार अंसारी जैसे उत्तर प्रदेश में कितने अपराधी बैंक चलाने वाले और इंटरेक्ट खा जो किया जैसे उनकी सूची जारी हो, लेकिन ये सरकार सूची नहीं जारी करना चाहती। एक सरकार एक जाति विशेष के खिलाफ कार्रवाई करके एक दूसरा संदेश देना चाहती है। अगर सरकार को अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है तो पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो सकता है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। संजीव जी, कई आरोप और कई सवाल हैं, आपने सब सुना होगा। सबसे पहले यही बता दीजिए कि क्या सिलेक्टिव रवैया है कार्रवाई का, क्या जात देख के कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, मैं एक एक करके जवाब लूंगा, पहले आप उनके इस पर रिस्पॉन्ड करें। कई चीजें रखी समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के साथ ही सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो 75 जनपद है उन जनपदों में किसी थाने में जैसे पहले जो हुआ उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनका विश्लेषण होना जरूरी। अपराधियों की सूची की भी बात कर रहे थे तो सरकार बात उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, 3.5 साल की सरकार में जो सूची अपराधियों की है उस सूची में कौन सा अपराधी जिसने आग उठाने की कोशिश की वो 3.5 साल। ये जो अपने पार्टी के कार्यालय में आग उठा करके जिनकी फोटो खिंचवाते ये वो अपराधी गुंडे और माफिया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार इसको पकड़ने वाली नहीं है। और दुबे की बात जब आती है जहाँ ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है तो ऐसा करिए करते हैं कि उसमें हम यूपी में वाला शुरू कर देते हैं, ब्राह्मणों के हित के काम करने लग जाते हैं। ये जो है विपरीत है। खासतौर से मैं कहूँगा जो क्षेत्रीय दल है इनको पता ही नहीं के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिससे कि ये सरकार को देखने से काम कर सके या जनता इनके साथ आए। जनता के हितों की लड़ाई न लड़ने वाले लोग हैं। इनके अध्यक्ष जो है वो केवल ट्वीट करने वाले हैं। हाँ। केवल मुद्दों पर ट्वीट करते हैं। मुझे लगता है कि इनकी कोई कनेक्टिविटी जनता से नहीं है और यही कारण है कि इनके मुद्दा भी ये दल है और ये ऐसी प्रजाति के बारे में कहते कुछ मुझे लगता है कि हाँ इनको आपकी चिंतन की जरूरत है। भारतीय प्रजापति ने किया था, विधायक था, वो भी मंत्री भी हो गया। इस तरीके से कौन से कार्यकाल था सबने देखा है जितनी इस तरीके की पार्टार में अनाचार दुराचार अत्याचार और पापाचार हुआ था उसका परिणाम इसको मिला कि 50 से नीचे 45 सीटें से आ गए। आज इनके उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं। वही गुंडों अपराधियों माफियाओं को तो आज उत्तर प्रदेश को कहना चाहिए कि हाँ पंजाब सरकार से कोई संरक्षण प्राप्त कर रहा है, कोई अहमदाबाद से आने के लिए तैयार है। लेकिन संजीव जी बिल्कुल आपकी आवाज भी थोड़ी सी दब रही है, मैं चाहता हूं आप माइक पास करें और आप ये बताएं कि वो ये कह रहे हैं कि अपने लोगों के खिलाफ यानी अपने जो विधायक हैं वो भले ही आरोपियों के पक्ष में खड़े हों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। अगर कार्रवाई करनी है एक संदेश देना है तो सबको एक नजर से देखा जाए, सिलेक्टिव रवैया क्यों है? कोई किसी को संरक्षण देने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, कोई बड़ा अधिकारी हो कोई बड़ा मंत्री हो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ईमानदारी की सिचुएशन अगर देखनी है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में देखी है। पहलिया के विधायक की जहाँ तक बात है उन्होंने जो कुछ कहा है उसका उनसे स्पष्टीकरण लिया गया है और उन पर जो भी अनुशासन समिति होती है पार्टी की वो तय करती है कि इन पर क्या आरोप बनता है या किस तरीके से होता है। ठीक है, कह रहा हूँ उनको कोई संरक्षण दिया जा रहा, लेकिन ये जनता के हितों के काम करने वाली पार्टी है और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही है। यही इनकी समस्या है। ये क्षेत्रीय दलों को नहीं समझ में आ रहा कि इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। योगी जी ने कोई मुद्दे नहीं के लिए छोड़ा। ये राजनीतिक स्थितियों में कहीं मुख्तार की बात आएगी, कहीं मुसलमानों का हित हो रहा है, कहीं विकास दुबे की बात आएगी, कहीं ब्राह्मणों का हित हो रहा है। तो इनके पास मुद्दा नहीं दल है। ये इस तरीके से विपरीत है, इनको खुद ही नहीं मालूम है कि हमें करना क्या है और किस विषय पर क्या हो। ठीक है, रविकांत जी मैं आपका रुख करूंगा और आप चूंकि ठीक से विश्लेषण कर पाएंगे बतौर राजनीतिक विशेषज्ञ कि जो आज कार्रवाई हो रही है जाहिर है एक कड़ा संदेश देने की तो कोशिश है कि जिन्होंने इतने सालों में या पिछली सरकारों में रह के किसी तरीके का संरक्षण लेके साठगांठ करके साम्राज्य खड़ा किया था उसे आज गिराया जा रहा है। क्या लगता है कि कोई सिलेक्टिव रवैया है या फिर एक साफ संदेश है कि जिसने गलत किया बख्शा नहीं जाएगा? देखिए कीर्ति जी ने जो बातें की मुझे लगता है कि बहुत साफ गोई तरीके से उन्होंने
इस जो अभी काम हुआ है उसकी प्रशंसा भी की है और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं। संजीव जी ने जो जवाब दिए हैं निश्चित तौर पर, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनकी अपनी सफाई अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी समझा जाना चाहिए कि जनता में क्या उसका मैसेज जा रहा है। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो कार्रवाई है उससे किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय या किसी एक तरह से एक हिस्से को, एक वर्ग को आप किसी तरह का मैसेज दे रहे हो, लेकिन जनता में उसका कोई मैसेज नहीं जा रहा हो। खास तौर पर आप अगर इन 2-3 उदाहरणों को देख लें तो लगता है कि जैसे सरकार बहुत सख्त है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जालौन में जो घटना हुई है, जहां पर जो खनन माफिया हैं वो किस तरीके से स्वतंत्र घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, और चारों तरफ जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, हाँ। उससे ये जरूर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, अपराध पर कोई काबू नहीं है। और संजीव जी जो कह रहे हैं कि साहब जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी उस समय यादव ही दरोगा होते थे, और मुझे जहां तक याद है कि उस समय संजीव जी समाजवादी पार्टी में ही होते थे। और आज भी संजय सिंह जैसे व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी के हैं वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है। हाँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने बाकायदा पूरी लिस्ट दी है कि कितने एसपी जिलों के वो ठाकुर हैं और थानेदार में कितने आपके ठाकुर हैं। तो ये भी एक परसेप्शन है, और ये भी जो विपक्ष के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। तो मैं जो समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो सवाल होता है, सबसे बड़ा जो मैसेज होता है कि सरकार हमेशा इस बात को साबित करे और लोगों को आश्वस्त करे कि देखिए साहब, अपराध कंट्रोल में है और हम किसी एक व्यक्ति को या किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हाँ। बहुत निष्पक्षता पूर्वक कार्रवाई सब पर होनी चाहिए, और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है योगी जी का, जो भी उन्होंने बिल्कुल स्वागत किया जाएगा मुझे लोग, लेकिन जो हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं है। अगर आपकी शक्ति इतनी मजबूत है, अगर आप किसी एक व्यक्ति पर नहीं कर सकते हैं तो दूसरे लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं कर सकते? कहीं आपका पार्टी का कोई लेना देना है, आपके किसी जाति विशेष का लेना देना है, इससे कहीं ना कहीं सरकार को निष्पक्ष अपने आप को दिखाना होगा, तभी मुझे लगता है कि मैसेज सही जाएगा। ठीक है, मैं इस पे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अंशु अवस्थी भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं। अंशु, आप लोग उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार कई बार मुद्दा बना के सड़क पे उतरे हैं, उसको आवाज को उठाया है, जंगल राज है ये भी कहा है, लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है माफियाओं के खिलाफ, उनके करीबियों के खिलाफ जो ध्वस्तीकरण किए जा रहे हैं, मैं चाहता हूं उस पर पहले आप प्रतिक्रिया दें, उसके बाद कई सवाल हैं जो मैं आपसे जानूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराध मुद्दा नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपराध समस्या है मुद्दा, और ये मुद्दा जो है ये आधारविहीन नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को शुरुआत से उठा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे। उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोग इस बात को भूले नहीं। याद करिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या तो जेलों के अंदर जाएंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल विपरीत हैं। तो सवाल बार बार यही है कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उसके पीछे जिम्मेदार सरकार है, और जो अपराधियों पर काम करने की बात है, देखिए अपराधियों पर काम नहीं हो रहा, एक इंटेंशन से ओछी राजनीति हो रही। हम फिर से कह रहे हैं अपने बीजेपी के साथियों से भी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान सम्मत कानून को अपना काम करने दे, क्योंकि इसके लिए सारे प्रोविजन कानून में है। इसके लिए ना तो हमको डिबेट की जरूरत है ना तो कुछ, लेकिन है क्या कि सिर्फ जहां पर चीजें पोलराइज हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिख रहा हो, निष्पक्षता से काम नहीं हो रहा। सवाल इस पर है, जो भी अपराधी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या होता है, उत्तर प्रदेश में हाथरस में बलात्कारियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक पंचायत करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार आला अफसर, वो उस दलित बेटी का कैरेक्टर एसिग्नेशन करते हैं और वो ये प्रमाण देते हैं कि रेप नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ। बलरामपुर में घटना होती है, प्रतापगढ़ में मंचलों की वजह से एक पीड़िता कुएं में जान दे देती है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध हो रहे हैं। तो सवाल ये है, सरकार की नीयत पर सवाल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सही में आपको मैं बताऊं, हर मामले में फेल साबित हुए, चाहे रोजगार देना हो या अपराध रोकना हो, या उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ हो रहा दुर्व्यवहार है, बलात्कार।
तो आप याद करिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था। मैं उदाहरण दे देता हूं। हाँ, आज एंटी रोमियो स्क्वाड का आता पता नहीं। उसके बाद कहा गया पिंक पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे महिलाओं के लिए। अभी मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। हाँ। देखिए, सरकार अगर इच्छा शक्ति करे तो किसी मिशन की जरूरत नहीं है। अपराध कम होगा तो सीधी सी बात है, प्रत्येक क्षेत्र में अपराध कम होगा, चाहे वो बलात्कार हो, अपराध हो, डकैती हो, हत्या, किसी भी क्षेत्र में अपराध नहीं कम हो रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है आप संजीव जी, अपराधियों पर कार्रवाई करिए, लेकिन हाँ। एक समान। आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, ठीक है, लेकिन आप हर जगह विभाग करते, आप कहते हैं बिहार में वैक्सीन मिलेगी, उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप अपराध पर कार्रवाई कर रहे हैं तो आप गलत तरीके से कर रहे हैं। एक अपराध संजीव मिश्रा, अपराध को लेकर जिस तरीके के सवाल चूंकि सपा प्रवक्ता ने भी उठाए, कांग्रेस में भी, और जो विश्लेषक हैं उन्होंने भी कहा, और सवाल ये बुनियादी भी है कि अगर कार्रवाई की जा रही है माफियाओं के खिलाफ, उनके करीबियों के खिलाफ, अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई जगह से कई दफा दिन में कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जो डरावनी होती हैं। देखिए, 3.5 साल में कोई आतंकवादी घटना नहीं। 3.5 साल में जो योगी जी की सरकार है उसमें कोई माफिया सर नहीं उठा पाया। और अपराधियों का तो मैं कहूंगा कि राम नाम सत्य हो गया, और जो है वो दूसरे प्रदेशों की जेलों में है और आने के लिए नहीं तैयार है। कांग्रेस की बात कर रहे थे तो कांग्रेस के प्रवक्ता को तो खुद ही पता है कि कांग्रेस के मुझे लगता है 3-4 प्रवक्ता तो अब तक नामजद हो गए। कोई लखनऊ में दंगा करा रहा, कोई आतंका के लिए प्रेरित कर रहा, तो कोई पोस्टर और ऐसे टुकड़े बांट रहा जिससे दंगे हो जाए। तो ये हमको क्या कहेंगे, ये तो खुद दंगा कराने वाले लोगों के साथ शामिल हैं। अभी इनको पीएफआई के लोग भी लगे जाएंगे, कहीं कहेंगे आईएसआई के लोग ही हैं, कहीं स्टूडेंट इस्लामिक स्टूडेंट एसोसिएशन के लोगों को ये उनके ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही है, एक माइनॉरिटीज को देख करके क्यों कार्रवाई हो रही है। ये कांग्रेस 30 साल कांग्रेस बेहाल है मुझे लगता है, क्योंकि कांग्रेस के साथी हमारे बड़े सीनियर साथी हैं और बड़े बुद्धिजीवी भी हैं। लेकिन समस्या यही है कि इनसे अगर प्रश्न किया जाए कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की क्या स्थिति है, जरा उस पर भी टिप्पणी करिए। कांग्रेस क्यों दंगा कराना चाहती है, क्यों ऐसे पर्चे बंटवा रही है, यहाँ पर आपके प्रवक्ता जो है नामजद हुए और जेलों में गए। सर, सरकार कांग्रेस की नहीं है सर, सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है सर। सवाल आपसे होंगे, आप कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो सिस्टम है, मैंने इसलिए शुरू में कहा 3.5 साल में कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। जिस तरीके से उन्होंने उकसाने का तमाम घटनाओं में प्रयास किया, उसकी वजह से ये खुद ही बाद में इनका चेहरा उजागर हो गया। तो विपक्ष ने अपने जिस तरीके के हथकंडे अपनाए हैं उसको देखते हुए जनता जान रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में किस तरीके से कानून व्यवस्था का राज चल रहा है, मैं कहूंगा ये डंके की चोट से। और जो इक्का दुक्का घटनाएं हो जाती है तो उसको पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। कीर्ति रिधे जी, सरकार के चश्मे से सब कुछ बेहतर है। 3.5 साल में कोई ऐसी घटना नहीं हुई आतंकवादी या बड़ी घटना जिसमें किसी तरीके का माहौल खराब हुआ हो। हालांकि मुझे कानपुर का किस्सा याद आ जाता है, लेकिन मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं इस पे। अजय जी, मैं आपको कानपुर की घटना पे ही ले चलना चाहता हूं। कानपुर के अंदर जब एक ही इलाके में कई मामले प्यार मोहब्बत के आए थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद का नाम देती है, उसमें कानपुर के आईजी ने एक वक्तव्य दिया था कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, लेकिन उसका उस जांच की रिपोर्ट, उसमें कौन लोग फंडिंग करने वाले हैं, कौन लोग उसमें साजिश करने वाले हैं, आज तक किसी का पता नहीं चला। और अब हाथरस की घटना के बाद पीएफआई आ गई। सवाल है कि अगर पीएफआई आतंकवादी संगठन, आतंकवादियों की मदद करने वाली संगठन है, तो हिंदुस्तान के अंदर वो रन कैसे कर रही है, हिंदुस्तान के अंदर वो संगठन चल कैसे रहा? क्योंकि केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जो सवाल मैं पूछा था, संजीव मिश्रा जी हमारे साथी रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, हमारे साथ काम के लिए हम लोग सरकार में थे। संजीव मिश्रा जी हाईकोर्ट के सीनियर वकील हैं। संजीव मिश्रा जी को एक बात जानकारी होगी, अच्छे से जानते होंगे कि किसी अपराधी की मदद करना, किसी अपराधी को संरक्षण देना अपराध की श्रेणी में आता है। और बैरिया के विधायक ने यह अपराध किया है। भारतीय जनता पार्टी नोटिस देकर स्पष्टीकरण ले लेगा तो अपराध मुक्त नहीं हो जाएंगे बैरिया के विधायक। बैरिया के विधायक ने एक आरोपी की मदद किया, एक आरोपी को बचाने के लिए सारे षड्यंत्र कर रहे हैं।
उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और उपदेश देंगे बैठ करके चैनल पे। और जो मैं एक सवाल बार बार पूछ रहा हूँ राजेश जी, उसका जवाब मुझको दे दिया जाए। हाँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इनके पार्टी के विधायक, लंबुआ के विधायक देवमणि जी ने एक सूची जो जारी किया था एक जाति विशेष के लोगों की, उन अपराधियों पर कार्रवाई कब होगी? वो अपराधी है कि नहीं है? उन्होंने अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति इकट्ठा किया कि नहीं किया? इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बताते। इस पे जवाब देना चाहिए इनको, और इस पे जवाब दे दो तो मैं जानूं। संजीव जी टिप्पणी कीजिए इस पे, क्योंकि वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, मैं चाहता हूं आप इस बात का सीधा जवाब उन्हें दें। मैंने तो इसलिए कहा कि जितनी भी चिट्ठियां विपक्ष ने दी हैं कि ये अपराधी हैं, इन पर क्या कार्रवाई हुई, उनकी पूरी लिस्ट 20-21 लोगों की इन्होंने भी दे रखी है। तो मैं तो बहुत साफ कहूंगा कि 3.5 साल में किसी अपराधी, किसी माफिया, किसी गुंडे ने हिम्मत नहीं की उत्तर प्रदेश में आपके पार्टी के अगर कोई घटना होती तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होती, लेकिन 3.5 साल में उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो घटना करे। और 3.5 साल से पहले 15 साल की जिस तरीके से इन्होंने अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण नहीं दिया, अपराधी नहीं आगे बढ़ाने का काम किया। ये जो संपत्तियां उन पर कार्रवाई हो रही है तो भी इनको दिक्कत हो रही है। गुना अपराधियों माफियाओं में कार्रवाई होती है, कोई राजनीतिक लोग अगर अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है सरकार के साथ है, लेकिन तब इनको मुसलमान दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन मुसलमान कितने बड़े इनके वोटर हो गए। अरे आधी उनकी जो आबादी है उसको तो न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज मदरसों की बात करते हैं, इन्होंने मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा। 2012 के अगर इनका मैनिफेस्टो उठा लीजिए तो इन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट देंगे। अरे 5 साल की सरकार में जहाँ नौजवानों के साथ नहीं रहे और उनको एक टैबलेट नहीं दी, वहीं मुसलमानों के साथ मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी। एक 5 साल में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो ये वो लोग हैं जो झूठ बोलने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आज इस तरीके से काम कर रही है कि जनता के हितों के काम कर रही है, जनता कसौटी कर रही है। और ये बहुत से लोग हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं। आज इसको मुख्तार अंसारी की बात आ रही है, अतीक अहमद की बात आ रही है, ये गुंडे अपराधी माफिया है जिनकी वसूली चलती थी। और आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में आने के लिए नहीं तैयार है। जो ये देखना पड़ेगा विपक्ष को कि जहाँ पर इस तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई हो रही हो तो कम से कम उनके साथ न होकर के अपराध के मामले में, गुंडे के मामले में, माफियाओं के मामले में एकजुट होना चाहिए। वरना जनता उत्तर प्रदेश की जैसे 2017 में नहीं माफ किया, 19 में नहीं माफ किया, वैसे ही आने वाले समय में भी जो चुनाव होंगे जनता इन दलों को माफ नहीं करेगी जो गुंडों और अपराधियों के पैरोकारी करते हैं। ठीक है रविकांत जी क्या चूंकि सरकार की मंशा देखें तो साफ नजर आती है कि एक साफ सुथरा संदेश देना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराध पे लगाम लगानी है, ऐसी मंशा दिखती है। लेकिन जब पार्टी के ही जो कुछ विधायक हैं वो जब इस तरीके के काम करते हैं कि जो आरोपी है उनके साथ खड़े हो जाएंगे या फिर कई तरह के सवाल उठाते हैं, क्या ये सरकार के काम पे बट्टा लगाने का काम करते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, भारतीय राजनीति का इधर खास करके पिछले 2 दशक में ये दुर्भाग्य है कि राजनीति का अपराधीकरण बहुत तेजी से हुआ है। खुद राजनीतिक दल जो है वो अपराधी और माफियाओं को, चूंकि वो वहां मसीहा होते हैं और एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ होता है, इसलिए उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ना या उन्हें गुप्त रूप से अपने साथ रखने में अपनी भलाई समझती है, क्योंकि उनको चुनाव जीतना होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको 1-2 लोगों पर कार्रवाई करके आप नहीं खत्म कर सकते हैं। अगर वास्तव में योगी जी इसको लेकर के बहुत संजीदा हैं तो मुझे लगता है कि उनको विपक्ष के लोगों को साथ में लेकर के, उनको विश्वास में लेकर के और बहुत निष्पक्षता पूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि सपा के भी लोग कह रहे हैं कि साहब
ये कार्रवाई अच्छी है, होनी चाहिए, और संजीव मिश्रा जी भी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ईमानदारी अगर दोनों लोगों के बीच में है, दोनों पार्टियों के बीच में है, हाँ। तो क्यों नहीं आप जो राजनीति से अपराध का गठजोड़ है उसको खत्म करते हैं और राजनीति में अच्छे लोगों को ले आइए। संजीव मिश्रा जैसे लोग या अंशु अवस्थी जैसे लोग जो अभी हमारे सामने हैं, मैं इनको बखूबी जानता हूं, ऐसे बेहतर लोगों को राजनीति में जगह मिलनी चाहिए बजाय अपराधी और माफियाओं के। लेकिन ये दुर्भाग्य राजनीति का। और सर उसमें तो कोई दल पीछे नहीं है, उसमें तो कोई दल पीछे नहीं है, उसमें तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर वास्तव में हम लोग संजीदा हैं तो क्यों नहीं मिल बैठ करके हम लोग ये तय कर लेते हैं कि साहब अब अपराध के साथ बहुत हो चुका है। हाँ। अब अपराध के साथ हमारा कोई गठजोड़ नहीं होगा, और जो भी होगा, जिस दल का होगा, जिस जाति का होगा, हमारी कोई सिंपैथी नहीं होगी। दूसरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि एक जमाना था कि जब 4 साल तक लोग सत्ता में रहते थे, शासन करते थे और 1 साल राजनीति करते थे। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है, मैं सिर्फ भाजपा पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, अब मैं सपा के लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि पिछले समय जो हुआ उस समय संजीव मिश्रा जी सपा में ही थे और उस समय आजम खां का जो जलवा था वो हम लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से पूरा पुलिस महकमा उनके भैंसों को खोजने के लिए निकल गया था। तो आप शासन और प्रशासन का जब उपयोग करते हैं और पूरे 5 साल राजनीति करते हैं, उससे हित नहीं होता है। होना ये चाहिए 4 साल तक शासन करें और 1 साल में चाहे आप लोक लुभावन नीतियां लागू करें या आप राजनीति के और दूसरे रास्ते अपनाएं, उसके बाद आप चुनाव के मैदान में जाएं। लेकिन होता ये है कि जैसे ही आप एक चुनाव से निकले और आप फिर राजनीति करने लगते हैं, अपने लोगों को प्रश्रय देने लगते हैं, और कहाँ कैसे होगा फिर आप ये नहीं देखते हैं कि एक राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए, लोकतंत्र को हमें बचा करके रखना है, संविधान पर हमला ना हो, और हम कैसे एक बेहतर समाज, बेहतर देश बनाएंगे, इसको लेकर के हम भूल जाते हैं और हम सत्ताधीश की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो ये बीमारी दोनों, तीनों, चारों, सभी दलों में है। तो इससे अगर हमें ईमानदारी से लड़ना है तो उसके लिए हमें तैयार होना है, मिल बैठ करके, और ये तय करना है कि सब अपराधी नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल हो सकता है। ना हमारी पुलिस व्यवस्था कमजोर है, ना हमारी न्यायपालिका कमजोर है, और ये सारी दिक्कतें हैं वो शासन में जो लोग बैठे हैं उनमें, वो चाहे इस दल के हो या उस दल के। अंशु, जब भी कार्रवाई होती है तो फिर जाति कार्ड खेला जाता है, जाति को ढूंढा जाता है कि ये फलानी जाति के हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हमने विकास दुबे के बाद से कई ऐसे प्रकरण देखे हैं। कोई कहता है कि साहब जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हर थाने में जो यादव हैं वो थे, अब कहा जा रहा है कि साहब ठाकुर है हर जगह बड़े पदों पे। तो ये जातिवाद का क्यों राग लापा जा रहा है, जबकि संदेश सीधा है कि अपराधी किसी भी जात का हो बख्शा नहीं जाएगा? नहीं, इसमें राग अलापने की कोई बात ही नहीं। आप देखिए ना, आंकड़ों के साथ सारी चीजें पब्लिक के सामने, सारे आंकड़े हैं कि जिले के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनमें पोस्टिंग किसकी है, थानों पर किसकी पोस्टिंग है। उत्तर प्रदेश में 3.5 साल में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई, और जो ब्राह्मणों के हत्यारे थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार बचाती रही। तो जो बलात्कारी हैं उनको सरकार बचा रही है। उम्मा में क्या हुआ, उम्मा में जो दलित मारे गए और उन दलितों के साथ जिस तरीके की दुर्घटना हुई, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब उनके लिए आवाज उठाती हैं तो सरकार उन्हीं को दबाने की कोशिश करती है। हाथरस में जब बलात्कारी के पक्ष में पंचायत करती है बीजेपी, तो राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी उनकी आवाज उठाते हैं। तो ये अपनी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ न रखकर विपक्ष पर निशाना लगाते हैं। बलिया का जो इनका अपराधी विधायक है, जो अपराधियों को संरक्षण देता है, मैं उसे अपराधी ही कहूंगा। उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फूल माला डालकर स्वागत करते हैं, और मॉब लिंचिंग वाले लोगों को केंद्रीय मंत्री माला पहनाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी राग नहीं अलापा जा रहा। उत्तर प्रदेश में जो दोषारोपण है, सरकार की नियत ही शुरुआत ही खराब नियत से हो रही है। आप कानून व्यवस्था में जो भी दोषी है, जो भी अरंगा डालता है, व्यवधान डालता है, उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन आप बलात्कारियों पर कार्रवाई तो नहीं करते। आप बलात्कारियों के पक्ष में पंचायत करते हैं। जो इस माफियाओं का संजीव मिश्रा जी सुन लो संजीव मिश्रा जी, सुनने की मात्रा रखो। माफियाओं को संरक्षण बीजेपी से ज्यादा कोई नहीं देता। कुछ डेवलपमेंट हो जाए, वरना बोलो जनता माफ नहीं करने वाली। बुलवा लीजिए, की सरकार चल रही है, जिन्होंने मुद्दे ही नहीं आपके लिए छोड़े कि जिन मुद्दों के लेकर के आप जनता के बीच में जाए। तो समस्या ये है आपके सामने, मैं मान रहा हूँ। और जहां तक आज अभी हाथरस की बात हो रही थी,
तो हाथरस में किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वहां ड्रामे करते हैं। अरे हुआ क्या ये बताइए ना, आपने क्या क्यों माहौल बिगाड़ा वहां पे, क्यों वहां पर इस तरह के हालात है, ये पूरा सिस्टम है आपने वो करके रख दिया। उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार है, इसीलिए सब और संजय मिश्रा जी आप कितना गिर जाएंगे, मैंने नहीं सोचा था आपकी मानवता इतनी कमजोर हो जाएगी। आज आप इतना ज्यादा तलवे चाट रहे हैं बीजेपी के। अरे हाथरस में आपने 2:30 बजे रात को उस बेटी को जला दिया, पैरोकार लोग हैं, उस दलित बेटी की लाश नहीं देखने दी, परिवार को पैरोकार लोग हैं, तो गुंडे सरकार को पैरोकारी कर रहे हैं, गुंडागर्दी करेंगे पुलिस के दम पर। ये ध्यान रखिएगा, दीजिए आपको यही है स्थिति। कीर्ति निधि पांडे, जो कार्रवाइयां आज जिन लोगों के खिलाफ हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने 3.5 साल में अपना साम्राज्य खड़ा किया हो। पिछली सरकारों में प्रशासन से, अधिकारियों से साठगांठ करके इन्होंने अपने साम्राज्य को खड़ा किया है। आज अगर कार्रवाई जो आज हो रही है, क्यों नहीं वो पहले की है? आप लोगों ने भी राज किया है, आप लोगों की भी सत्ता रही है, अब तक कार्रवाई देश जाता। मैं राजेश जी बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो तो बेहतर काम है। मैंने इस कार्रवाई की प्रशंसा भी किया, लेकिन जो सवाल आप, और मैं तो समझता हूं कि आप वरिष्ठ एंकर हो सकता है, आप जवाब ले ले संजू मिश्रा से, लेकिन आप भी मेरे सवालों का जवाब नहीं। मैंने उनके आपके दोनों सवाल बताए और वो आपको यही कह रहे थे कि हम हर मामले का संज्ञान ले रहे हैं। आपके सामने ही है वो भी। संज्ञान आप बताइए राजेश जी, आप बताइए, अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी अपराधी को ब्राह्मणों पर अत्याचार हो, तो क्या उसको नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण लिया जाता? मुख्तार अंसारी पर अगर कार्रवाई हो रही है तो ये कह रहे हैं एक और स्पष्टीकरण ले रहे हैं। अरे जरा अपनी पहले सिस्टम को देखो भाई, मैंने पूछा था मुसलमानों के नहीं माफियाओं के पैरोकार हो गए हो और माफियाओं की पार्टी हो गई है। ये गुंडों अपराधियों की पार्टी तो जो इनके माफियाओं को संरक्षण दे रहे थे वो सही है या गलत है, उस पर जवाब दे नहीं सकते। इनसे तो मैं बार बार इस बात को पूछ रहा हूँ, क्या सही है क्या है सवाल क्षेत्रीय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, उस पर मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हो रही है। अपने विधायक के सवालों क्यों नहीं कहते हो ये बात? अपनी कहमत पर कार्रवाई हो रही है उसके पक्ष में, अपने विधायक का सवालों का जवाब क्यों नहीं? सूबे में अगर कार्रवाई हो रही है उसके पक्ष में तो इनके पार्टी के क्यों नहीं कहते हो ये बात? और नहीं कहते हो कि पार्टी के विधायक को सवाल किया, उनके संरक्षक उनको संरक्षण देने का काम कर रही है आपकी पार्टी। और महाराज का ये लोग स्वागत कर रहे हैं, किस तरीके से उनके मुकदमे वापस लेना चाहते थे, जो उनके वीडियो। अरे बात को जलेबी की तरह घुमाओ मत भाई। नहीं संजीव जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी है। संजीव जी, कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि माफियाओं में डर है, वो भी दिख रहा है, लेकिन सवाल प्रवक्ता जो है समाजवादी पार्टी के वो भी उठा रहे हैं। सवाल मेरा भी है ये कि अगर कार्रवाई करनी है तो जो विधायक हैं, अगर वो सरकार की साख पे बट्टा लगा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं एक उदाहरण सेट करते कार्रवाई करके कि देखिए साहब, चाहे हमारे हो या तुम्हारे, जो गलत करेगा बख्शा नहीं जाएगा। यही आपत्ति उनको है। नहीं, समस्या यही है कि जो हमारे विधायक हैं किस तरीके का कौन सा संरक्षण दे रहा है, जरा ये बता दें। कौन सा संरक्षण उन्होंने दिया? ये कह रहे हैं संरक्षण दे रहे हैं, कौन सा संरक्षण दिया जरा बताइए। आप इस चीज को क्लियर करिए ना। आपके ऊपर है, कौन सा संरक्षण अपराधी को बचाने के लिए आपका विधायक उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। क्या वो आदमी संजीव मिश्रा जी पहले अपनी नीयत सही करिए, संरक्षण दे रहे हो, पहले अपनी नीयत सही करिए। संजीव मिश्रा जी, आपका प्रदेश अध्यक्ष उनसे फूल माला पहना रहा हो रहा था उस समय, अगर समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई करनी होती तो बात ही क्या थी, लेकिन केवल समाजवादी पार्टी में मैं प्रवक्ता रहा। क्या किया आपने उस अपराधी विधायक के खिलाफ? समाजवादी आप तो फूल माला पहना रहे हैं संजीव मिश्रा जी, आप तो उसे फूल माला पहना रहे हैं। उस जो अपराधी विधायक उसके खिलाफ क्या किया आपने, बताइए ना। आपके प्रदेश अध्यक्ष उस आदमी को माला पहना रहे हैं, वो आदमी अपराधी को बचाने के लिए राजनीति छोड़ना चाहता है। ऐसे लोग जब आपकी पार्टी में हैं और आप यहाँ पर आदर्शों की बात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस बिटिया ने मुकदमा दर्ज कराया उसके ऊपर आपकी सरकार ने दबाव बना करके मुकदमा वापस कराने तक का, बयान बदलवाने तक का प्रयास कर रही है।
संजीव मिश्रा जी बताइए। संजीव जी की शायद संपर्क टूट गया, संजीव जी को दोबारा से हम संपर्क करेंगे। इनका टूट ही जाएगा, अपराधियों को फूलमाला पहनाते हैं। टेलीविजन है, ऐसा होता है। अंशु भाई आप अच्छे से जानते हैं, डिबेट में बात जानते हैं, टेक्निकल चीजें हो जाता है। अभी वो फिर जुड़ जाएंगे, आपके जो सवाल है मैं पूछ लूंगा। रविकांत जी, क्या ये वक्त है एक उदाहरण सेट करने का? चूंकि ठीक है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, माफियाओं के खिलाफ हो रही है, लेकिन अगर कोई पार्टी का ही विधायक जो है या कोई भी पार्टी का संगठन का जो कार्यकर्ता है, लोग हैं, अगर वो किसी आरोपी के पक्ष में खड़े होते हैं तो कार्रवाई करके एक उदाहरण सेट करना होगा, ताकि विपक्ष को भी एक साफ सुथरा संदेश जाए कि हमारी नियत में कोई खोट नहीं, सब एक समान है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बलिया के जो वहां के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह को वो संदेश देना चाहिए था योगी जी को, या हाथरस में जो वहां के पूर्व विधायक थे वो जिस तरीके से धारा 144 का उल्लंघन करके और वहां पंचायत कर रहे थे और दलितों को एक तरह से उनको हड़का रहे थे, तो ये होना चाहिए। पार्टी को हमेशा जो भी खास करके सत्ता में है उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो एक दल की सरकार नहीं होती है, वो पूरे प्रदेश की सरकार होती है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति आश्वस्त हो अपने अधिकारों को लेकर के, और उस पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसको ये हो कि कानून साहब हमारे साथ न्याय करेगा। हाँ। और कोई भी व्यक्ति जो चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष का हो, वो खड़े होकर के साहब ये अपने आप को ना महसूस कराए कि हम साहब सत्ता में है तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी दिख रहा है कि 2-4 विधायकों ने, सांसदों ने जिस तरीके से व्यवहार किया है कि साहब हम तो ये हैं और इसलिए योगी जी के हम इतने करीबी हैं या उनके जाति के हैं या ऐसे हैं तो हम साहब आरोपी के साथ भी खड़े हो जाएंगे और हमें कोई डर नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को कानून का भय होना चाहिए, चाहे वो माननीय विधायक हो, सांसद हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, उसको भी ये डर हो कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। और अपराधी जिस तरीके से, देखिए ये कहा गया कि शुरू में कि योगी जी बड़े तेज हैं इस मामले में, उन्होंने भी दिखाया इस तरह का, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से माहौल पूरा उत्तर प्रदेश का है, रोज घटनाएं हो रही हैं। कोई भी ऐसा दिन, मुझे तो कोई ऐसा घंटा नहीं है कि जिसमें ये खबर ना जाती हो कि साहब कितने रेप हुए या कितनी हत्याएं हुई और कितने आपके और दूसरे अपराध हुए। हाँ। तो मुझे लगता है कि अपराधी तो बेलगाम है। तो ये कानून व्यवस्था का मामला है, आपको जो पुलिस प्रशासन है आपको उनको स्वतंत्र छोड़ना होगा। अगर वहां पर कोई उस तरह की घटना आप कर रहे हैं या किसी ने किसी अपराधी के साथ अपराधी को पकड़ा है और अगर आप उसको छुड़वा देते हैं, जैसे बलिया में देखा गया कि एसडीएम और जो तमाम आला अधिकारी थे उनके सामने वो हत्या हुई और उसको पकड़ भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति के धीरेन्द्र सिंह कैसे छूट गया? तो कहीं ना कहीं ये दबाव रहा होगा, चाहे वहां के सांसद विधायक का हो या सरकार की तरफ से कोई दबाव हो, तो ये किसी व्यक्ति को लगना नहीं चाहिए। और जब नहीं लगेगा तो मुझे लगता है कि लोग ज्यादा आश्वस्त होंगे, ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे और कहीं कोई उनको भेदभाव नजर नहीं आएगा। हाँ। तो मैं इसीलिए इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि हमें अपने गृहबान में झांकना है हर राजनीतिक दल को कि कहीं हम ऐसा तो नहीं करें। आज भाजपा कर रही है, कल को समाजवादी पार्टी आएगी या कांग्रेस पार्टी आएगी, अगर वो भी ऐसा ही करते हैं तो आम जनता का क्या होगा? सब आज ये जाति सत्ता में है तो वो कर रहे हैं, कल वो आएंगे तो वो करेंगे। इससे देश नहीं बनता है, इससे प्रदेश नहीं बनता है। प्रदेश को अगर आपको खुशहाल करना है तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को आपको मेंटेन करना होगा। हाँ। और लोगों को आश्वस्त करना होगा। हाँ। अंशु, आपके पास मैं आऊंगा और ये समझना चाहता हूं कि हमने 3.5 साल में देखा कई एनकाउंटर भी हुए, कई बदमाशों को ढेर भी किया, कईयों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया, कईयों ने खुद सरेंडर किया, लेकिन फिर भी अपराध की जो घटनाएं हैं वो हुई हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता। पिछले कुछ महीनों में तो ये ज्यादा हुई हैं। ऐसे में लेकिन जो डर है बदमाशों में या माफियाओं में वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बाहर की जेलों में भी बंद है माफिया, वो उत्तर प्रदेश की जेलों में आने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो एक संदेश तो गया है, एक माहौल तो बना है। 3.5 साल का जो कार्यकाल है बीजेपी सरकार का और योगी आदित्यनाथ जी का, एक बात तय हो गई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से असफल हैं अपराध को रोक पाने में, या जो वादे किए थे उन पर सब पर जितनी भी बातें कही उसका बिल्कुल विपरीत हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान में आस्था नहीं रखते, अपने मुकदमे वापस लेंगे और जो विपक्ष के नेता उन पर मुकदमे लगाएंगे, उनको जेल भेजेंगे। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ यही काम किया है, अपनी राजनीति चलाने के लिए प्रतिबद्धता के चलते, प्रभाव के चलते राजनीतिक लोगों पर मुकदमे लगाने का काम किया है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी सम्मानित विधायक हैं विधानसभा के, और उन पर मुकदमे लगाए, उनको जेल भेजा। हमारे दूसरे नेता हमारे अनुसूचित जाति के जो चेयरमैन हैं श्री आलोक पासी जी, उनको भी जेल भेजा। अरे आप कम से कम अपराधियों पर इतनी सख्ती दिखाते, कार्रवाई करते, तो शायद उत्तर प्रदेश में अपराध रुकता। अगर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है तो उत्तर प्रदेश में अपराध भी रुकना चाहिए। ये किस तरीके की कार्रवाई है कि अपराध भी हो रहा है और कार्रवाई भी हो रही है, अपराध दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो अपराधी हैं उनमें बिल्कुल भी लेश मात्र का भी डर नहीं है, और वो अपने आप को उत्तर प्रदेश में कंफर्ट जोन में पा रहे हैं। इसीलिए आज घटना यहाँ हो रही, कल वहां हो रही, परसों वहां हो रही है। संजीव जी, आप क्या मैं कीजिए। तो मैं तो इनसे बहुत स्पष्ट होगा कि यहाँ के जो 3-4 प्रवक्ताओं के बारे में मैंने कहा, उस पर भी कुछ बोल देते हैं कि तू ये दंगा भड़काने का काम है, तू ये पर्चे और उत्तर प्रदेश में जो दलित बेटी थी उसको 2:30 बजे रात को क्यों जला दिया? प्रवक्ताओं के बारे में आखिर उस पर पेट्रोल डालकर क्यों जलाया आपने? उसको उनके परिवार वालों को उनकी लाश को क्यों नहीं देखने दिया? पहले बीजेपी अपनी अरे तो आप भी आए हो ना अभी 14 साल बाद, चले जाओगे। अब की बार जो बनवास होगा वो 42 साल का होगा। क्या स्थिति होगी? आपको सत्ता का गठबंधन हो गया है तो 14 साल समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करके देख लिया, और दोनों लोग बताओ। या उत्तर प्रदेश के सरकार है, मुख्यमंत्री के बारे में बताओ, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको हजम नहीं हो रहा क्योंकि 30 साल कांग्रेस में हजम कैसे हो? रोज अपराध हो रहा है तो कैसे हजम? जनता उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध हो रहा है तो कैसे जनता के हितों की कोई अरे उत्तर प्रदेश को आपने राहुल गांधी आए, राहुल गांधी भी आए पर मुकदमे और अपराधियों को संरक्षण, बीजेपी का चरित्र बन चुका है। टाटा बाय बाय करके चले गए, और एक बार अपनी सिस्टर के साथ हंसते और गाते चले जा रहे। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी टीम नहीं जुटा पाए। जनता कीर्ति पांडे, ठीक है, कीर्ति पांडे, बिहार की जो यहाँ पे यूपी की सरकार जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार भी गए चुनाव प्रचार करने, और वो उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे वहां पे चुनावी रैलियों में कि हमारा जो यूपी का मॉडल है उसे लागू करेंगे, अपराध पे लगाम लगाया, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। तो अगर कुछ किया है तभी तो उसका जिक्र वो बिहार में भी कर रहे हैं। राजेश जी झूठ बोलते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की ही सरकार चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से झूठ बोलने में एक्सपर्ट लोग हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री, जो इस समय देश में सबसे बड़ा संकट है कोरोना वैश्विक महामारी का, जिसका टीका आज तक बन नहीं पाया, जिसका टीका कब तक बनेगा ये किसी को पता नहीं, उसको भी मुफ्त बांटने का ऐलान कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री भारत सरकार की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा पत्र में ऐलान कर दिया कि बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी को देंगे, उनको कोरोना वैक्सीन मुफ्त दिया जाएगा। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। 2 करोड़ रोजगार तो हर साल दे नहीं पाए देश के प्रधानमंत्री, और 19 लाख लोगों को बिहार के अंदर रोजगार देने की बात कर रहे हैं। शर्म आप मिलेगी इन लोगों को कि लोग कितना झूठ बोल करके इस देश की जनता को गुमराह करेंगे। उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल नहीं पाया और बिहार में रोजगार देने की बात कर रहे हैं। देश के अंदर रोजगार दे नहीं पाए, बिहार में रोजगार देने की बात कर रहे हैं। के खिलाफ कार्रवाई करके सामान्य रूप से कार्रवाई नहीं करने वाले शिमला में महाराज जो रेप के मामले उनको बचाने वाले कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया, धीरे-धीरे लॉकडाउन खोला गया। मैं तो ऐतिहासिक है, पूरा विश्व जान रहा है हिंदुस्तान में कोरोना जैसी महामारी जिसको पूरी दुनिया खोज रही है, उसको सब लोग परेशान है कोरोना वैक्सीन के लिए, उस कोरोना वैक्सीन को मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। देश में लॉकडाउन किया गया, देश के अंदर कोई दूसरी पार्टी नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक झूठ की पूरा विश्व और जिसका लेकिन आप नहीं मानोगे क्योंकि देश के अंदर ही आप लोग हो ना, तो आप लोग नहीं मानोगे क्योंकि विपक्ष की राजनीति आपको कर रही है। अरे ऐसे समय में कोरोना जैसी महामारी में कम से कम एक कोरोना का वैक्सीन बना क्या? कोरोना का अगर पाकिस्तान और चाइना है, आपको
पता नहीं कोरोना का वैक्सीन कब तक बनेगा, कोरोना का वैक्सीन कब तक आएगा, तो आपने तो मोदी जी का धन्यवाद कैसे कर दिया? किस तरीके से उन्होंने देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए ये जुम्मेवारी महामारी से लड़ाई लड़ी और देश को विकास को भी आगे ले जा रहे हैं। ये जनता जान रही है कि लोगों को गुमराह किए, देश की जनता को गुमराह किए, अब बिहार की जनता को गुमराह करे। बिहार के बाद जब बंगाल का चुनाव आएगा, बिहार के बाद जब बंगाल का चुनाव होगा, तो आप कोरोना वैक्सीन बंगाल में गुमराह करेंगे क्या? उत्तर प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के लोगों को केंद्र के सरकार में मोदी साहब के उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं मिलेगा। रविकांत जी, अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे एक राजनीति भी साफ सुथरी हो, प्रदेश भी अच्छा हो, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, और जिस दिशा में आगे बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं कि अच्छे कदम आगे बढ़ रहे हैं, अपराध पे लगाम लगाई जा रही है, तस्वीरें हम सबके सामने, जमीनी हकीकत से भी हम सब वाकिफ हैं। ऐसे में क्या नसीहत होगी किसी व्यक्तिगत पार्टी या सरकार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आगे से जो व्यवस्था है वो बेहतर रहे, अपराध पर लगाम लगे, सरकारें ठीक से काम करें? क्या सुझाव होगा आपका? देखिए, जो मैंने पहले कहा था कि जो भी सरकार चुन करके आए तो पहली बात तो ये है कि फिर उसे शासन चलाना चाहिए 4 साल तक कम से कम, और उस शासन में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, एक कानून का शासन होना चाहिए, और तभी जाकर के ये अपराध हो वो कंट्रोल में हो सकता है, और नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। दूसरा, मुझे तक लगता है कि तमाम रविकांत जी का आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद संपर्क टूट गया, वक्त की भी कमी थी, मैं आखिरी कमेंट उन्हीं से ले रहा था, लेकिन उन्होंने एक बात साफ कही है कि तस्वीर जो है वो बेहतर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। संजीव बिष्टा बहुत शुक्रिया, कीर्ति निधे आपका भी शुक्रिया, अंशु अवस्थी आपका भी, और रविकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। दावे यही किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, और कार्रवाई की जा रही है माफियाओं के खिलाफ, उनके करीबियों के खिलाफ। पिछले कई दिनों में कई ऐसी बड़ी कार्रवाई की गई जिससे एक साफ संदेश जाएगा कि जिसने गलत किया उसे बख्शा नहीं जाएगा, और यही संदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।